आज हमारे साथ मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने जा रहे हैं गौरव शर्मा, जो कि कई वर्षों से बेंगलोर स्थित एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। आज हम उनसे उनके अनुभव, कॉरपोरेट कल्चर, इंजीनियरिंग के बारे में कई पहलुओं पर आज हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं गौरव शर्मा जी से। नमस्कार मित्रों, आज मनीष जी सर के निवेदन पर मैं आप सभी लोगों से जुड़ने जा रहा हूं। और हकीकत में देखा जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी का एक हिस्सा बनने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को अपने अनुभव, मेरा संघर्ष और इंजीनियरिंग के कई सारे पहलुओं पर और कॉरपोरेट कल्चर के बारे में कई सारी बिंदुओं पे हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तब से मेरे अंदर बहुत सारी ऐसे गुण थे और अवगुण भी थे जो मुझको ना हर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करते थे। गुण ऐसे थे कि जैसे मेरे को जनरल नॉलेज का बहुत अच्छा ज्ञान था, मेरे को स्पोर्ट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ थी। इसके अलावा मैं अपनी पढ़ाई में भी बहुत अव्वल था, मैं अपने टीचर्स का फेवरेट हुआ करता था। और अवगुणों की अगर मैं बात करूं तो अवगुण ऐसे थे कि आए दिन किसी ना किसी से झगड़ा हो जाता था, किसी ना किसी चीज़ से मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता था। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता था कि मैं बहुत जल्दी हताश भी हो जाता था। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए जब मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंचा जहाँ पे मुझे लगने लगा कि मुझे सही ज़िंदगी अगर बनानी है तो मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए एक सही दिशा चयन करनी ही पड़ेगी। उस टाइम मैंने अपने अंदर और अपने व्यवहार में बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित किया, और जो इतना आसान नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं तो आप उन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ना आप उन चीज़ों के बारे में खुद से जान सकते हो। हकीकत आपको तब पता लगती है जब आपको कोई और उसके बारे में बताता है और आप उसको सुनना चाहते हो, तभी वो चीज़ पॉसिबल है। वरना ऐसा नहीं है कि आपको कोई बता रहा है और आप उसको इग्नोर करके अगर आ जाएंगे तो आप उसको मतलब सुन ही नहीं सकते, उस चीज़ को कभी मान ही नहीं सकते और आप अपने आप को कभी चेंज नहीं कर सकते। खैर, ये सब तो बातें हैं। हकीकत बात ये है कि जब ये मैंने सोचा कि मुझे इंजीनियर बनना है, और जिस जगह से मैं पढ़ाई कर रहा था वो एक बहुत छोटा सा गांव था जहाँ पे मेरे पिताजी की सर्विस हुआ करती थी। अब तो वो रिटायर्ड हो गए। उस गांव के अंदर साइंस मैथ्स नाम का कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं था। और तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था कि मुझे इंजीनियर बनना है। अब वो ख्याल कैसे आया, इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जैसे कि मैंने कहा, मेरे अंदर बहुत सारे गुण थे और अवगुण थे, तो ये उन्हीं गुण और अवगुणों की एक मतलब ये समझ लीजिए आपसी द्वंद्व था, या फिर मतलब एक तरीके का एक खुद से ही सवाल था। जो भी आप समझना चाहे समझ लीजिए। लेकिन हकीकत ये थी कि जब मैंने एक जिद पकड़ी, तो जिद भी एक तरीके का अवगुण है। जब मैंने एक जिद पकड़ी कि नहीं, मुझे तो इंजीनियर ही बनना है, तो मेरे पिताजी ने बोला कि यहाँ पे तो है नहीं इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पे साइंस मैथ्स है नहीं, तुम कहाँ पे जाओगे पढ़ने के लिए, तुम कैसे पढ़ोगे। क्योंकि जहाँ मैं रहता था वहाँ से उदयपुर एक शहर था जो 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 12 13 14 साल की उम्र में 10th पास करने के बाद आप जब 11th क्लास में जाते हो तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि आप अकेले रह सको, और वो उम्र भी इतनी ज़्यादा नादान सी होती है कि आप गलत संगत में भी गिर पड़ सकते हो। और उदयपुर जैसे शहर के अंदर आपको एक अलग ही टाइप का माहौल मिल सकता है अगर छोटे गांव से आप निकले हो। खैर, इन सब चीज़ों के बावजूद मेरी फैमिली ने, मेरे माता पिता ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। और उसके बाद मेरे पिताजी ने नाथद्वारा में ट्रांसफ़र लिया, जहाँ पे मेरे 10वीं के मार्क्स अच्छे होने की वजह से मुझे बिना किसी झिझक के स्कूल ने गणित विज्ञान संकाय में दाखिला दे दिया। मेरी जर्नी शुरू हुई सन 2000 से, जब मैं 11th क्लास में साइंस मैथ्स का स्टूडेंट बन के नाथद्वारा स्कूल में एडमिशन लिया। और मैं नाथद्वारा के किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं एक बहुत ही सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ। और इवन तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी पूरी एजुकेशन सरकारी स्कूल से ही हुई है। मैं ना कभी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, ना मैंने कोई ऐसे विशेष ट्यूशन्स पे पैसे खर्च किए,
और ना मेरे पास कोई ऐसी लग्जरी आइटम्स थे या मेरे को ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल था। इवन दो मैंने पहली बार कंप्यूटर मेरे इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में चलाया था, थर्ड ईयर भी नहीं बोलूँगा, सेकेंड ईयर में ही चलाया था। तो कहने का मतलब ये कि बहुत ही बेसिक तरीके की चीज़ों से उठ के हम लोग निकले, मैं और मेरे साथी, और हम लोग आपस में ही एक दूसरे से विचार विमर्श करते रहे और ना इस मुकाम पे पहुँचे। अब बात करते हैं कि जब पहुँचे तो उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी कदम आपको चलने पड़ते हैं, तो कई घटनाएं भी आती हैं, आप गिरते भी हो, उठते भी हो, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उस टाइम पे ये था कि कुछ ना कुछ करना है। क्लास के अंदर बहुत अच्छे विद्यार्थी भी थे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, और बहुत अच्छे मतलब ऐसे विद्यार्थी थे जो जीवन भर के एक मित्र हो सकते हैं। तो एक मित्रता का पाठ सीखने को मिला। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो सीखी वो ये थी कि भविष्य का अगर निर्माण करना है तो आपको खुद को ही करना है। आपके माता पिता आपको सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं, मानसिक रूप से आपको एक सहारा दे सकते हैं, लेकिन अंत में मेहनत आप ही को ही करनी है। और अगर आप बाई चांस उस मेहनत के बाद भी असफल होते हैं तब भी आप ही को ही अपने आप को संभाल के उठ के खड़ा होना है। तो बात ऐसी है कि जब मैं 10वीं पास करके 11वीं क्लास में यहाँ एडमिशन लिया नाथद्वारा में, तो मुझे बहुत अच्छे साथीगण मिले। उनमें कुछ साथीगण ऐसे भी थे जो बहुत ही पढ़ाई से जुड़े हुए थे और अपने जीवन में वो भी बहुत कुछ करना चाहते थे, तो वो एक तरीके की प्रेरणा ही थे। धीरे धीरे हम लोगों का एक अलग सा ग्रुप बन गया, और उस ग्रुप ने हमेशा हम लोग विशेष प्रकार की ही चर्चा करते थे। विशेष प्रकार की चर्चा मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, भविष्य की प्लानिंग जैसे इंजीनियरिंग या आईएएस एग्ज़ाम्स या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बातें करना, इंग्लिश की कोचिंग आपस में एक दूसरे को देना, इंग्लिश के नए नए शब्द सीखना, इस प्रकार की विशेष चर्चा हम लोग आपस में करते थे, ताकि जब हम लोग कॉरपोरेट कल्चर के लिए या जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो हम लोगों को उतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी मेहनत जनरली विद्यार्थी लोग करते हैं। तो हम अपने आप को मतलब ये समझ लीजिए 5-6 साल पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर चुके थे, उसका हमें फ़ायदा भी मिला। अब बात आती है कि मैंने इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या जतन किए और किस प्रकार से मैं इंजीनियरिंग में मैंने प्रवेश लिया। तो इसके लिए मैं बहुत सीधी सी बात बोलूँगा जो कि आज की शिक्षा पद्धति के अनुसार बिल्कुल सही बैठती है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी ने आज 15 अगस्त के दिन नई शिक्षा पद्धति का ऐलान किया है। उस नई शिक्षा पद्धति के अनुसार हो सकता है भविष्य में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएं, लेकिन अब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है सन 2007 में, तो मेरी इंजीनियरिंग आज से 13 साल पहले कंप्लीट हुई है। तो 13 साल पहले की जो शिक्षा पद्धति मैं उसी के अनुरूप आप लोगों को मार्गदर्शन करूँगा। हो सकता है वो शिक्षा पद्धति आने वाले समय में उतनी मानी ना रह जाए। तो मैंने जब 10वीं पास करी, 11th क्लास पास करी, 12th पास किया, तो 12th के संग संग ही मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम एक बड़ा कल्चर चलता था कि इंजीनियरिंग का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए क्रैश कोर्स वगैरह होते हैं, और कोटा नाम की जगह सभी लोगों को पता ही है जिसमें आज भी बच्चे जा ही रहे हैं। तो हमारे टाइम पे तो सिर्फ कोटा ही एक जगह हुआ करती थी हकीकत में देखा जाए तो। ये तो आज बहुत सारे शहरों के अंदर इतने सारे इंजीनियरिंग और पीएमटी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग शुरू हो गई हैं। हमारे टाइम पे आरपीटी एग्ज़ाम हुआ करता था, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, और उसी साल एक AIEEE भी शुरू हुआ था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, और IIT तो था ही। तो मुझे शुरू से ये था कि मैं एक अच्छे कॉलेज के अंदर जाऊँ, अच्छे कॉलेज में दाखिला लूँ, और उसके लिए मेहनत भी करनी थी, उसके लिए रैंक भी लानी थी। और रैंक लाने का सिस्टम ये होता है कि आप एक तरीके से ये समझ लो कि बहुत सारे बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं मैराथन के अंदर, और उसमें आपको अपना नंबर अच्छा नंबर से पास होना है ताकि आपको एक अच्छी रैंक मिले। आपको अच्छी रैंक मिलेगी तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें जब मैंने जानी करी, तो वो दबाव जब मेरे ऊपर आया तो मैं उस दबाव के अंदर बिखर गया। और मैं दबाव में जब बिखर गया तो हुआ ये कि मैं अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में
असफल हो गया। मतलब 12वीं तक जो सब कुछ सही चल रहा था, वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के बाद बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म हो गया। एक तरीके से वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। और जब ये झटका मुझे लगा तो मुझे ये लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और ना अब मैं कभी इंजीनियर नहीं बन सकता। क्योंकि वो इसलिए लगा क्योंकि एक छोटे से गांव से मैं निकला था जहाँ पे साइंस और मैथ्स नाम का कोई संकाय होता ही नहीं था स्कूलों में। उसके बाद मैं नाथद्वारा में आया और फिर वही हुआ, कुछ ना कुछ गलतियाँ मेरी तरफ से थी और उन गलतियों को मैंने रियलाइज़ करने के बजाय उन गलतियों को मैंने खुद ही हवा दी और उसके कारण मैं इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में असफल हुआ। तो मेरा 1 साल बिगड़ चुका था और मेरे पास हताशा के अलावा फ़िलहाल कुछ भी नहीं था। मेरे को बहुत सारे लोग सलाह देने लगे कि आप बीएससी कर लो, आप कुछ और देख लो, इंजीनियरिंग में अब कुछ नहीं रखा है, इंजीनियरिंग करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब एक हर तरीके से एक नकारात्मक माहौल बना हुआ था। खैर, हर व्यक्ति का भी एक समय होता है। हर व्यक्ति एक ख़राब दौर से और एक अच्छे दौर से गुजरता है। मैंने फिर से प्रयास किया और अब की बार मैंने ये ठाना कि अब की बार मुझे मेहनत तो करनी ही है, लेकिन साथ में मेरे को ये जज्बा भी रखना है कि भली मेरी कोई सी भी रैंक आए, मुझे हर हाल में एक बार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है ताकि मेरे पास डिग्री हो जाए। डिग्री होने के बाद आगे की जो व्यवस्था होगी वो देखी जाएगी। मतलब मैंने अपने आप को एक मानसिक रूप से तैयार किया। मैंने उस चीज़ को परे कर दिया अपने आप से कि मैं जब तक अच्छे कॉलेज में नहीं जाऊंगा तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कई बच्चों के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि अगर मैं आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ या एनआईटी में एडमिशन नहीं हुआ या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा भविष्य ख़राब है। हकीकत बात एक्चुअली वो नहीं है। हकीकत बात यह है कि भले ही आपका उन कॉलेजों में एडमिशन हुआ या ना ही हुआ वो बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है आपने अपनी पढ़ाई के अंदर अगर ईमानदारी से मेहनत करी है, आपने अपने जिस क्षेत्र में आपने घुसने का प्रयास किया है उस क्षेत्र के अंदर अगर आपने ईमानदारी से घुसने के बाद मेहनत की है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि आपका रास्ता थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अंततः आपको सफलता मिलके ही रहती है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के ज़माने में मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर धैर्य समाप्त होता जा रहा है और उन लोगों के अंदर एक तरीके का ऐसा कंपटीशन घर कर गया है जो कंपटीशन उनको उनके परिवार से, उनके मित्रों से, उनके समाज से बहुत दूर कर रहा है और धीरे धीरे वो बच्चे एक अकेलेपन में, एक अपने गुप्त दुनिया में ही खोते जा रहे हैं। ऊपर से मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, इन सब का ऐसा चलन हो चुका है कि जिसके कारण बच्चे अपने आप ही अपने विचारों में खो जाते हैं, अपने विचार बुन लेते हैं और अपने मन की बात पर्सन टू पर्सन एक्सप्लेन करने की बजाय ऑनलाइन फ्रेंड्स ढूंढते हैं और फेसबुक वगैरह पे डिस्कस करते हैं। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको किसी भी प्रकार से मदद नहीं करने वाली है। मैं ये बात इसलिए बहुत खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं असफल था तब मेरे पास व्यक्ति थे, मेरा परिवार था, मेरे मित्र थे जो हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रख के ये बोलते थे कि घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, शेर भी एक कदम पीछे लेता है उसके बाद वो छलांग लगाता है। ओलंपिक में रेस जीतने वाला भी एक कदम पीछे लेके ही आगे बढ़ता है। इस प्रकार की एक मोटिवेशनल बातें वो मेरे को बोल के मेरा हौसला अफजाई करते थे। हालांकि मुझे अंदर से बहुत दुख होता था कि मैं असफल कैसे हो गया। खैर, मैंने यही सोचा बीती ताही बिसार दे पुनिया आगे की सोच। और उसके बाद मैंने फिर से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करी और इस बार पिछले से काफ़ी अच्छी रैंक आई और मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉलेज में दाखिला मिला। मैंने सन 2003 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से शुरू की और 2007 में उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ही क्यों ली और मैंने और कोई ब्रांच क्यों नहीं ली। तो इसके पीछे भी मैं कारण ये बता देता हूँ। मैंने ये सोचा था कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन लूँगा
तो उससे ये फ़ायदा मिलेगा कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी एलिजिबल रहूँगा, साथ में अगर मैं बाई चांस गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं हुआ तो कम से कम मेरे पास प्राइवेट सेक्टर के चांसेस भी रहेंगे। इसलिए मैंने ऐसी ब्रांच चुनी जिसका दोनों जगह स्कोप था। अगर मैं सिविल चुनता या अगर मैं मैकेनिकल चुनता तो हो सकता था मुझे ऐसा जॉब करना पड़ता जिसके अंदर शारीरिक श्रम ज़्यादा होता और मुझे हमेशा एक बहुत ही दूर दराज के इलाकों में रहना पड़ता। इसलिए मैंने हमेशा कई लोगों को ये बात बोली है और आज भी आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ कि जब भी आप ब्रांच का चुनाव करें इंजीनियरिंग के अंदर, हमेशा ऐसी ब्रांच का चुनाव करें जो आपके व्यक्तिगत जीवन पे बहुत प्रभाव डालती हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे कि अगर आपने सिविल ब्रांच चुनी, अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच चुनी, तो आप ये देखिए कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं कि आपको अपने ही राज्य के अंदर उसकी रोजगार उपलब्ध हो जाएगा या आप खुद का भी कोई कार्य उसके अंदर कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी, आप ये भी देखिए कि आपको जीवन यापन करने के लिए कितनी जीविका चाहिए, आपके लिए प्रथम प्रायोरिटी क्या है, परिवार है या पैसा है। इसके अलावा ये भी चीज़ देखिए, अगर आप एक रिजर्व, वैसे तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, लेकिन अगर कोई बच्चे रिजर्व कैटेगरी से हैं और उनको लगता है कि वो सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अच्छा कर सकते हैं, तो मैं उनको बोलूँगा उनको उसी ही ब्रांच में जाना चाहिए रादर देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के। लेकिन फिर भी ये मैं बच्चों पे छोड़ता हूँ, वो अपनी अपनी चॉइसेज हैं और आजकल तो काफ़ी सारी ऐसी ऐसी ब्रांचेज आ गई हैं जो हमारे टाइम पे नहीं हुआ करती थी और जिनका बहुत अच्छा स्कोप भी है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऐसी ब्रांचेज़ का चुनाव आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ना करें, ऐसी ब्रांचेज का चुनाव आप रिनॉन्ड कॉलेज जैसे IITs या फिर NITs में ही करें, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब बात आती है कि जब आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और इंजीनियरिंग के बारे में पहले लोग क्या सोचते थे और आज इंजीनियरिंग के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि इंजीनियरिंग कभी भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं हो सकता जिसको लोग नकार दें। मतलब ये क्षेत्र पूर्णतः कभी नकारा नहीं जा सकता है। इसका कारण ये है क्योंकि टेक्नोलॉजी वक्त के संग बदल रही है और टेक्नोलॉजी जब बदलती है तो उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स होते हैं और उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन सब चीज़ों को एक रियल ज़मीन पर लागू करने के लिए इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है। ये हो सकता है कि उनका स्वरूप बदल जाए, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इंजीनियरिंग का भविष्य कभी बदलेगा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का कार्य करने का तरीका और एडवांस हो जाएगा। इसलिए अगर जो लोग ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग का कोई फ़ायदा नहीं है और वो ऐसा क्यों करें, उसको करके इनको क्या मिलेगा, तो वो एक तरीके की भ्रांति है। हकीकत बात ये, अगर आप अपने फील्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ हैं और आप अगर अपनी ब्रांच के अंदर अच्छा कर रहे हैं या फिर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी होल्ड या कमांड कर रखी है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग कभी भी एक बुरा ऑप्शन नहीं है। जैसे वकील हमें हमेशा ज़रूरत है, जैसे CA हमें हमेशा ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर्स हमें हमेशा ज़रूरत है, इसी प्रकार के अच्छे इंजीनियर्स की भी हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। पहले लोग इंजीनियरिंग को इसलिए महत्व ज़्यादा देते थे क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें कम हुआ करती थी, चुनिंदा कॉलेज हुआ करते थे। लेकिन आज के ज़माने में भारत की पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ी, उसी प्रकार से शिक्षा की डिमांड भी बढ़ी है, तो उसी प्रकार से कई सारे ऐसे कॉलेजेस भी हो गए जिन्होंने ये शिक्षा का एक बिजनेस मीडियम क्रिएट किया। बहुत सारे कॉलेजेस ओपन किए और उनमें बहुत सारे बच्चों को दाखिला दिया। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, बहुत सारे कॉलेजेस ओपन करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन कॉलेजेस के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना बहुत गलत बात है। तो आप जब भी किसी कॉलेज को दाखिला लेने के लिए सोचते हैं, अगर आपकी रैंक जिस भी अनुसार है, तो आप सबसे पहले उस कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूर जांचिए, उसके बाद ही आप अपना निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए। क्योंकि आपको 4 साल ज़िंदगी के अहम 4 साल वहाँ पे गुजारने हैं।
कैंपस प्लेसमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है तो आप बहुत सारी स्ट्रगल से बच जाते हैं। अगर नहीं हो पाता है तो आपको एक अलग ही टाइप का एक स्ट्रगल करना होता है, जिसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र को आप कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में मैंने ये भ्रांति देखी है खुद से भी, और बहुत सारे लोगों से मैंने सवाल में, अब तो इंजीनियरिंग में कुछ रखा नहीं है। हकीकत बात ये है, इंजीनियरिंग में रखा कुछ नहीं, ये बात नहीं है। हकीकत बात ये है कि आपकी खुद की कितनी इच्छा शक्ति है ऐसे फील्ड में जाने के लिए जहाँ पर आपके दिमाग को झकझोर के काम लिया जाता है। हकीकत बात तो ये है। दो टाइप के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जिनको एक आसानी से पैसा मिलता है, लेकिन एक प्रकार का वर्ग ऐसा होता है जो अपने काम से भी नाम कमाते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं। तो इंजीनियरिंग आपको दोनों चीज़ें दे सकता है। अगर आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं तो आप पैसा भी कमा सकते हैं और एक अच्छा नाम भी कमा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको अपने इर्द गिर्द मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में सेट किया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंजीनियरिंग करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए। एजुकेशन तो होनी चाहिए, नो डाउट, मतलब साइंस मैथ्स का ज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये सब तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका जो दिमाग है वो इतना अडेप्टिव, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए ओपन होना चाहिए कि अगर आपको कल को कोई नई चीज़ भी अगर सिखाई जाए तो आपको सीखने में मतलब कोई झिझक ना हो और आप आसानी से उन चीज़ों को ग्रहण कर सकें। तभी एक व्यक्ति एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपने 4 साल पढ़ ली उसके बाद वो ख़त्म, नहीं। इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ है जो जीवन भर आपके संग चलेगी अगर आप उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वरना आप कभी अच्छी इंजीनियर नहीं बन सकते। क्यों? इसका कारण मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जो निरंतर बदलता रहता है, जिसमें रोज़ रोज़ नए नए आयाम जुड़ते चले जाते हैं, नए नए प्रकार की पद्धतियाँ आती चली जाती हैं। और अगर कोई नई पद्धति नहीं आ रही है तो आप में अगर जज्बा है कुछ नया करने का तो आप उस चीज़ के अंदर रिसर्च करके उस चीज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और आप उनको पेटेंट करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर डिमांड हमेशा रहेगी और सप्लाई भी हमेशा रहेगी, लेकिन अब वही वाली बात आ जाती है, जो श्रेष्ठ है उसी को ही चुना जाएगा। तो ये तो हुई इंजीनियरिंग के बारे में बातें। हो सकता है कि इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत तरीके के सवाल हों, लेकिन मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा, इंजीनियरिंग जैसा प्रोफेशन दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं जॉब फ्रंट पे कि इंजीनियरिंग के बाद किस प्रकार की जॉब्स और किस प्रकार के करियर के बारे में हम लोग सोच सकते हैं और किस प्रकार के करियर में हम एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे बच्चे गेट का एग्ज़ाम देते हैं। गेट का एग्ज़ाम वो इसलिए देते हैं ताकि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें और आईआईटी से या एनआईटी वगैरह से कर सकें और वहाँ से वो एमटेक की डिग्री या एमई की डिग्री लेके आगे बढ़ सकें। वो एक विकल्प ज़रूर अवेलेबल है। इसके अलावा गेट का स्कोर कार्ड जो होता है वो आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे सेल, भेल, एचएएल इनके अंदर भी प्लेसमेंट करवाने में बहुत सहयोग प्रदान करता है। अगर आपके परसेंटाइल अच्छे आ जाते हैं गेट के अंदर, तो गेट का एग्ज़ाम देना भी एक बुद्धिमानी का कार्य, देना चाहिए। मैंने भी दिया था। इसके अलावा आप जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो आपके पास बहुत सारी सरकारी नौकरियों के भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं अगर आपने सही ब्रांचेज चुनी हुई है, जैसे कि सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इन टाइप की ब्रांचेस की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है सरकारी क्षेत्र में, और बहुत ही ज़्यादा ही रहती है। इसका कारण मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकारें आए दिन कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, बेसिक सुविधाएं जैसे कि बिजली,
पानी, इन सब के लिए सेटलमेंट करना और इनकी सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाना, इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स के अंदर हमेशा डिमांड बनी ही रहती है। नगर पालिका या नगर निगम, इनके अंदर भी सिविल इंजीनियर्स की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड होती है। इसके अलावा RACB हो गया, जैसे अपने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, या ऐसे भी अलग अलग राज्यों के जो स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, वहाँ पे इंजीनियर्स की डिमांड होती है। इसके अलावा जैसे मेट्रो ट्रेन है, रोड प्लानिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर तरीके से इंजीनियरिंग की डिमांड हर जगह इन फील्ड में रहती है। इवन दो आर्किटेक्चर से भी लोग इंजीनियरिंग करते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर्स का भी बहुत अच्छा डिमांड है, क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर जो पूरा है वो आर्किटेक्ट पर ही डिपेंड्स करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस प्रकार की फील्ड चुनते हैं तो आपका जॉब ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वही है, इतना आसान नहीं होता है। आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है और आपको हर बार अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं, बहुत सारा कंपटीशन होता है, और इसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक तो ये हुआ सरकारी क्षेत्र की बात। दूसरा क्षेत्र है निजी क्षेत्र, जिसको प्राइवेट सेक्टर भी बोला जाता है इंग्लिश में। प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब है? प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है जिसके अंदर IT सॉफ्टवेयर कंपनीज आ जाती हैं, जिसके अंदर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे L&T, सिम्प्लेक्स और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे हिंदुजा है, टाटा है, इस प्रकार की कंपनीज आ जाती हैं जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर, मैकेनिकल सेक्टर के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट के अंदर हैं। अब क्या होता है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे को गवर्नमेंट एग्ज़ाम में नहीं जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है, तो आपके पास एक ही विकल्प बचा, प्राइवेट सेक्टर। और जब प्राइवेट सेक्टर आपके पास आखिरी विकल्प बचता है तो फिर आपको उसके अनुसार तैयारियां करनी होती हैं। उसके अनुसार तैयारियां करने के लिए फिर ये है कि आपको उन कंपनीज़ में उनके पोर्टल्स पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। आपको बहुत सारी ऐसी जॉब कंसल्टेंसीज़ में अप्लाई करना पड़ता है जो आपको उन कंपनी के इंटरव्यू पैनल तक पहुंचा सके, आपके लिए इंटरव्यू अरेंज कर सकें। तो इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट आजकल अवेलेबल हैं, जैसे linkedin.com, naukri.com, indeed.com। इन पे आप जाके अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं, अपने एक्सपर्टाइज़ को और डिटेल में लिख सकते हैं। जब आप अपने एक्सपर्टाइज़ को डिटेल में लिखते हैं तो फिर वो कंपनी आपके रिज्यूमे को पढ़ती है, समझती है, उसके बाद आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाती है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप पहले ही अपनी वेशभूषा का विशेष ध्यान रखें, विनम्र रहें, और कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो इंटरव्यू देने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, जो आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाने से पहले 2-4 बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक व्यक्ति के अधीन काम करने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी में ये है कि सरकारी वहाँ पे भी कोई ना कोई व्यक्ति आपके ऊपर रहेगा, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे एक तरीके से सरकार के अधीन है, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपका जो मैनेजर होता है वही एक तरीके से सब कुछ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर की तरह होता है, गवर्नमेंट सेक्टर की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर उसके बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। तो और प्राइवेट सेक्टर हमेशा ऐसे टैलेंट को ही रखना पसंद करता है जो अप टू डेट है और जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को मैनेजमेंट के सामने एक्सप्लोर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्राइवेट सेक्टर की आप जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर अप्लाई करते हैं तो उन सब जॉब्स के लिए आपको बहुत पहले तो स्किल्ड होना चाहिए। अगर आप कम स्किल्ड हैं और आपके उतनी गुणवत्ता नहीं है, उतना शैक्षिक स्तर आपका अच्छा नहीं है, तो आप भले सेलेक्ट भी हो जाएंगे तो हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपको उस नौकरी से निकाल दिया जाए, ये कह के कि आप उनकी जॉब के लिए फ़िट नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग करने के जो बच्चा सपना देखते हैं उनको अपने 4 साल हर प्रकार से डेडिकेशन से मेहनत करनी चाहिए, और उनको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ईयर से ही कि उनको किस सेक्टर में जाना है। अगर उनको IT सॉफ्टवेयर में जाना है तो उनको प्रोग्रामिंग और डेवऑप्स कल्चर और इस टाइप की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।
अगर वो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उनको उसके एग्ज़ाम की तैयारी शुरू से ही करनी चाहिए। उनको अपने हर सब्जेक्ट के बारे में इतना नॉलेज रहना चाहिए कि अगर जब वो गेट के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए, उनको वो चीज़ें नई ना लगें। उनको ऐसा ही लगना चाहिए कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी हुई है, हाँ ये थोड़ा एडवांस लेवल है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस प्रकार की सोच रखेंगे तब आप इंजीनियरिंग में ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको सफलता मिलेगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप जॉब में लग भी जाते हैं तब भी आपको निरंतर प्रयास करने हैं, नई नई चीज़ों को सीखना है, चाहे वो आईटी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कुछ भी हो। आपको कुछ ना कुछ ऐसा रोज़ नया सीखना है जिसके अंदर आप कुछ ऐसा करके दें जिससे कंपनी के लोग आप और कंपनी में जो मैनेजर्स है वो आपके काम को सराहें।